तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। तो मुझे सबसे पहले आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक मुझे डिस्कस करना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो नेम से समझ में आ रहा है, the surface on which the potential is equal at each point is called equipotential surface। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सपोज यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसा ही हम प्लेन इमेजिन करें, तो इस प्लेन के पॉइंट्स पर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इस पॉइंट तक यदि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लेकर आएंगे तो जो भी हमको वर्क करना पड़ेगा वो हर पॉइंट के लिए वर्क सेम रहेगा, इसलिए पोटेंशियल सेम रहेगा। और जब किसी प्लेन पर जितने पॉइंट्स है सब पर पोटेंशियल इक्वल हो तो ऐसे प्लेन को, ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज इक्वल एट ईच पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बच्चों नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप समझिएगा, यदि ये पॉइंट चार्ज है Q, तो इससे R डिस्टेंस पर, R1 डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल V1 होगा, और ये V1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R1, क्योंकि हमेशा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से R1 डिस्टेंस का पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला हमने देखा है, डिराइव किया है, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R1 होता है। तो जब यहाँ पोटेंशियल V1 है तो यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा R1 डिस्टेंस पर, यहाँ भी पोटेंशियल R1 डिस्टेंस पर सेम होगा। मतलब यदि हम इस पॉइंट चार्ज को सेंटर ले लें और R1 रेडियस का स्फीयर अज्यूम करें, क्योंकि मेरे लिए तो बोर्ड पर स्फीयर बनाना टफ है, तो आपको ये दिख रहा है सर्किल, पर सही मायने में ये स्फीयर है। तो आप इमेजिन कीजिए, यदि कोई पॉइंट चार्ज है Q, इससे R1 डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल यदि V1 है, और V1 हम लोग बोल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R1, और सपोज इसकी वैल्यू अपन ने Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया, 10 वोल्ट्स आ गया। इसका मतलब इस चार्ज से R1 डिस्टेंस पर 10 वोल्ट्स है। तो यदि हम पॉइंट चार्ज को सेंटर ले लें और R1 रेडियस का स्फीयर अज्यूम करें, तो इस स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये जो सरफेस दिख रहा है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। यदि हम यहाँ से R2 डिस्टेंस पर बात करें तो यहाँ पोटेंशियल सपोज V2, तो डेफिनेटली हम इसी को सेंटर ले लें चार्ज को और R2 रेडियस का स्फीयर अज्यूम करें, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसको भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ही कहेंगे, क्योंकि इससे भी हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम, हालांकि पहले से कम रहेगा।
यदि पहले वाले सरफेस पर 10 वोल्ट हमने एग्जांपल लिया था, तो आगे वाले सरफेस पर हो सकता है 9 वोल्ट हो, क्योंकि जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो नो डाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बोला तुमने? V1 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 V1, और मैंने एग्जांपल के लिए बोला सपोज 10 वोल्ट V1 की वैल्यू, तो इसके हर पॉइंट पर 10 वोल्ट होगा। जबकि यहाँ पर 9 वोल्ट, तो हर पॉइंट पर 9 वोल्ट होगा। तो ऐसे सरफेसेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड जो कंसंट्रिक स्फीयर्स होते हैं वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। सेकेंड यदि अपन बात करें तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, इनके किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि आप टेस्ट चार्ज को मूव करवाओगे, यदि वो A से B जाता है तो रिक्वायर्ड वर्क जो होगा वो 0 होगा। किसी भी टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि आप मूव करवाते हैं तो हमको कोई वर्क रिक्वायर्ड नहीं होगा। क्यों रिक्वायर्ड नहीं होगा? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल B पर है। तो स्वाभाविक है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस del B AB मतलब VA माइनस VB। अब VA और VB इक्वल है तो नो डाउट डिफरेंस 0 होगा। और हम लोग को मालूम है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इनटू टेस्ट चार्ज is equal to dW. That means there is no work required to bringing any test charge from one point to another point on equipotential surface. Third, जो equipotential surface होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मान लीजिए इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है 10 वोल्ट्स, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 9 वोल्ट, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वहां पोटेंशियल कितना बोलेंगे? 10 वोल्ट बोलेंगे या 9 वोल्ट बोलेंगे? क्योंकि किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 2 डिफरेंट वैल्यूज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब इंफिनिटी से आप किसी पॉइंट तक लेकर आएंगे तो वर्क की एक फिक्स वैल्यू होगी ना, 2 डिफरेंट वैल्यू कैसे पॉसिबल है? इसीलिए कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। साथ ही साथ वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर
परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। तो कुल मिलाकर बच्चों ये मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं जिनको आपको समझना भी चाहिए, और यदि आप चाहें तो एक एक करके आप इन प्रॉपर्टीज को आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आप वीडियो सुनते जाइए, एक पॉइंट सुनिए, उसको पॉज कर लीजिए और फिर आप प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। मैं एक बार रिपीट करता हूं तो आप लोग सुनिए। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या देंगे? द सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज इक्वल at each point is called equipotential surface. The surface on which the potential is equal at each point on the surface is called the equipotential surface. Next बच्चों, properties of equipotential surfaces जो मैंने आपको properties discuss की है। First, the concentric spheres around the point charge are equipotential surfaces. The concentric spheres around the point charge are equipotential surfaces. Second point, equipotential surfaces never intersects. Equipotential surfaces never intersects. Third, there is no work required. There is no work required to move any test charge from one point to another point on equipotential surface. There is no work required to move any test charge from one point to another point on equipotential surface. And last, the electric lines of force. The electric lines of force are always normal at the equipotential surface. तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस किया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, प्रॉपर्टीज आपको बताई। मुझे नेक्स्ट डिस्कस करना चाहिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो या मोशन कर रहा है तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी और उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये हमको समझना चाहिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है उस टॉपिक की हेडिंग दी जाती है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in electric field. Motion of charge particle in electric field. Motion of charge particle in electric field. तो बच्चों यदि मान लीजिए एक प्लेट है ये और इस प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, प्लस चार्ज दे दिया, और सेकेंड प्लेट इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नो डाउट जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को फर्स्ट प्लेट से रेस्ट में छोड़ेंगे तो वो
फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट पर जाएगा। जो चार्ज पार्टिकल है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो फर्स्ट प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। एक्चुअल में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी प्लस से माइनस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका डायरेक्शन हमेशा प्लस टू माइनस होता है। ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी और माइनस अट्रैक्ट, इससे नेट फोर्स ऐसा लगेगा। लेकिन यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती और आपने नेगेटिव चार्ज को छोड़ा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस की तरफ होती है। एक मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज, एक माइनस नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां मूव करेंगी, प्लस टू माइनस। उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये माइनस क्या करेगा, रिपेल। नेट फोर्स साइड लाइन पर। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पर जो फोर्स लगता है वो लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां भी फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, तो हमको पता है E इजिकल टू F बाई Q। इसका मतलब F इजिकल टू Q इंटू E। F इजिकल टू Q इंटू E, इतना फोर्स लगेगा। और बच्चों जहां फोर्स होता है वहां एक्सेलरेशन होता है, और जहां एक्सेलरेशन होता है वहां वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इसलिए ये चार्ज पार्टिकल यहां भले ही रेस्ट में था, लेकिन जब सेकंड प्लेट से जाकर टकराएगा, कोलिजन करेगा, तो सपोज इसकी वेलोसिटी हो रही है v। ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है सपोज d, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज v। पोटेंशियल डिफरेंस v, डिस्टेंस d, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको बता रहा हूं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगा है, फोर्स। तो इसका मतलब है ये चार्ज पार्टिकल इस फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट की तरफ जाएगा, और इसका मोशन भी लीनियर होगा, एक लाइन में होगा। लीनियर मोशन के लिए हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। What is v? Final velocity. What is u? Initial velocity. A acceleration or s distance traveled. तो यहां पर ये v स्क्वायर 0 स्क्वायर, एक्सेलरेशन बच्चों जाएगा फोर्स अपॉन मास। Force is equal to mass into acceleration. Acceleration is equal to force upon mass, और distance हो जाएगा d। तो v square is equal to 2 into force बच्चों q into e, तो q into e upon m into d।
फोर्स मैंने ये बताया था आपको Q into E। इसका मतलब V is equal to रूट ओवर 2 QED बाय M। इतनी वेलोसिटी से जाकर ये चार्ज पार्टिकल हिट करेगा। वैसे हम लोग को पता है E is equal to del V by del X by definition of potential gradient। वहां माइनस साइन केवल ये बता रहा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। यदि हम उस डायरेक्शन को भी निग्लेक्ट करें, केवल मैग्नीट्यूड लें, तो E is equal to पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो अपन डेल V से ना बताकर V से बता रहे हैं, और डेल X डिस्टेंस को हम लोग D से बता रहे हैं। इसलिए E is equal to V by D। इसका मतलब E into D is equal to V, sorry, कैपिटल V। पोटेंशियल डिफरेंस यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वेलोसिटी V is equal to रूट ओवर 2 into Q into V by M। यदि चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है, यदि वो आपको पता है, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V पता है, और चार्ज पार्टिकल का मास पता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। यदि वेलोसिटी पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी is equal to half m into V square, half m into V square 2 into Q into V by M। स्क्वायर रूट बढ़ जाएगा, mm कैंसिल, 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी K is equal to Q into V। तो बच्चों ध्यान रखो, यदि कहीं पर वोल्टेज की वैल्यू V है, पोटेंशियल की वैल्यू V है, और चार्ज पार्टिकल पर चार्ज Q है, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, Q into V से। और काइनेटिक एनर्जी की यूनिट अभी तक आपने SI सिस्टम में क्या सुनी थी? जूल। यहां पर अपन चार्ज को कूलम में लेते और पोटेंशियल को वोल्ट्स में, SI सिस्टम में, मतलब कूलम इनटू वोल्ट भी होगी। इसका मतलब SI यूनिट जो होनी चाहिए, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, वो कूलम वोल्ट भी होगी, कूलम वोल्ट भी होगी। उसी को आप जूल बोलते हैं। मतलब 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। ये एक ही बात है। हालांकि हम लोग जो एनर्जी के लिए यूनिट यूज करते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा? तो चार्ज इनटू वोल्टेज। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है?
1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into 1 volt, 1 electron volt is equal to charge on 1 electron into 1 volt. अब चार्ज कितना होगा 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, और कूलम into वोल्ट कितना होता है जूल। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, इतना होता है। तो बच्चों ये अपन ने डिस्कस किया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो जनरली मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ ताकि आप लोग नोट्स बना सके वीडियो को पॉज करके। तो आप इसको पॉज करके अपना नोट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे आप लोग को जो टॉपिक डिस्कस करना चाहिए वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है? तो बच्चों द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज from infinity is stored in form of energy. This energy is called its electrostatic energy. कभी भी यदि कोई सिस्टम आप फॉर्म करते हो, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और उसके क्लोज दूसरा एक चार्ज Q2 रखते हो कुछ डिस्टेंस पर। जब सिंगल चार्ज होता है तो उसको सिंगल पार्टिकल बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही सेकंड चार्ज आएगा या उससे ज्यादा आएंगे तो उसको बोलते हैं सिस्टम। 2 or more than 2 particles are called system. तो यदि आप एक चार्ज के क्लोज कोई दूसरा चार्ज रखते हो या और भी चार्जेस रखते हो जो सिस्टम फॉर्म हो, उसको सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम फॉर्म करने के लिए जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है, इंफिनिटी से लाना पड़ेगा सेकंड चार्ज को आपको या बाकी चार्जेस को, तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा वर्क सिस्टम में स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। उसी को हम बोलते हैं पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम ऑफ द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी is stored in form of energy. This energy is called its electrostatic potential energy. It is denoted by capital U. तो बच्चों नेक्स्ट मैंने जो आपको हेडिंग दी है, हेडिंग देना चाह रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है Q1, हालांकि इस चार्ज को भी आप इंफिनिटी से लेकर आए हो और यहाँ पर लाकर रख दिया, तो इस कंडीशन में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि अभी इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। जब फोर्स नहीं लग रहा था तो आपको भी लाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा। फोर्स की वैल्यू 0 है, वर्क की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन इस चार्ज को आपने यहां रख दिया, इसके बाद आप कोई सेकंड चार्ज है Q2, उसको इंफिनिटी से आप लाकर यहां रख रहे हैं Q1 के क्लोज। तो अब आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 के कारण यहां पर क्या डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, धक्का देगा, और इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आप लेकर आ रहे हो इन्फिनिटी से। तो फोर्स भी लगा रहे हो आप, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क तो होगा। जितना वर्क होगा वो पूरा का पूरा वर्क स्टोर होगा इस दोनों सिस्टम में। जो सिस्टम आप फॉर्म कर रहे हैं उस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में, इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरा क्वेश्चन है, यदि आप Q2 चार्ज को नहीं लाते और मात्र यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते, सपोज ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, इसको यहां से आपने यहां तक लाकर रख दिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा? नो डाउट इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके इक्वल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यहां तक के लिए जितना वर्क होगा उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब यूनिट के लिए जो वर्क है उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हो। तो यूनिट के लिए यदि आप Q2 चार्ज लाते तो कितना वर्क होता? Q2 into Vp, इतना वर्क होता, यही वर्क की वैल्यू है। या ऐसे ना समझे तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो टेस्ट चार्ज है, सपोज वो Q0 और ना होकर Q2 है, और इसको इंफिनिटी से आप यहां तक ला रहे हो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो Vp is equal to W infinity to P अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं? जिस चार्ज को आप मूव करवाते हो। Q2 चार्ज को आपने यहां से यहां तक मूव करवाया, उसके लिए वर्क जो रिक्वायर्ड हुआ वो था W, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब ये वर्क W इज इक्वल टू कितना होगा? Q2 into Vp। What is Vp? Electric potential at this point due to first charge। अब फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पर? सपोज ये r डिस्टेंस है फर्स्ट चार्ज से, तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बाय r। Q1 चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बाय r। तो वर्क W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। यही वर्क जो है
वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W, तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो जैसे यहाँ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम है Q1 एंड Q2, इनको आपने R डिस्टेंस पर यदि रखा है तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। जब आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बच्चों, तो जो चार्जेस के साइन होंगे वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। चार्जेस के साइन आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। यदि Q1 पॉजिटिव था और उसके क्लोज Q2 को भी पॉजिटिव को रख रहे हो आप, तो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, मतलब वर्क रिक्वायर्ड होगा। Q1 नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, तो -Q1 इंटू -Q2 फिर प्लस हो जाएगा। तो वाकई में माइनस चार्ज के क्लोज यदि दूसरे माइनस चार्ज को रखोगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाकर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यदि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको वर्क नहीं लगेगा, आपको वर्क मिलेगा। सिस्टम खुद खींच के ले आएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खुद अट्रैक्ट कर लेगा, आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको सिस्टम वर्क करके देगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम इट इज टेकन एज पॉजिटिव and work done by the system is taken as negative। तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बच्चों, तो चार्जेस के साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम जिसके लिए एनर्जी बताई है पोटेंशियल एनर्जी। यदि मैं 3 चार्ज पार्टिकल होते और आपसे पूछता कि एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है और एक चार्ज यहाँ पर, 3 प्लास्टिक की बॉल्स हैं, तीनों पर चार्ज है Q1 Q2 Q3। अब Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज हो सकती है 10 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम। इसको किसी ट्रायंगल की के वर्टाइसेस पर रख दिए हमने। और अब यदि आपसे ये जो सिस्टम बना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, तो आपको पहले इसकी निकालनी पड़ेगी U12, इसकी निकालनी पड़ेगी U23 और इसकी U13। और इस तरीके से चूंकि एनर्जी स्केलर है तो समेशन कर देंगे, तो पूरी बोलोगे आप U12 प्लस U23 प्लस U13 और वैल्यूज रख दोगे। U12 कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। फिर U23 कितना होगा, तो ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 और U13 जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13। इन तीनों का समेशन कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगी। यदि यही क्वेश्चन में पूछता आपसे ऐसा, यहाँ Q1 Q2 Q3 Q4, ये डिस्टेंस R12, ये डिस्टेंस R23, आप समझ गए मेरी बात को। और यदि अब मैं पूछूं आपसे कितनी एनर्जी होगी, तो आपके दिमाग को मैं पढ़ रहा हूं और उस हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूं। U इज इक्वल टू आप बोलेंगे U12 U23 प्लस U34 प्लस U14।
और ये गलत है, क्योंकि आपने केवल ये वाला सिस्टम ले लिया, ये सिस्टम ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। भाई ये डायगोनल पर भी तो चार्जेस हैं, इन एनर्जी को आप कैसे छोड़ दोगे? तो टोटल एनर्जी के लिए आपको प्लस ये भी लेना पड़ेगा U13 और ये भी लेना पड़ेगा प्लस U24, तब जाकर टोटल एनर्जी आएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज पार्टिकल के लिए। सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। नेक्स्ट बच्चों, यदि ये लाइन चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए, ये लाइन चार्ज है और मान लीजिए इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, तो इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बहुत इजीली बता सकते हो आप, क्योंकि अब आप सीख चुके हो। इंटेंसिटी तो पता थी यहाँ पर गॉस थ्योरम से, E = 1/2πε0 λ/R। ये आपने देखा है, डिराइव किया, करवाया था मैंने फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज। फिर आपको पता है E = del V by del X या V/R, यहां से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड = इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, माइनस साइन होता है अलग, तो V = -E × R। ये माइनस का मतलब केवल डायरेक्शन से, तो यदि हम उसको अलग कर दे तो V = E × R, तो इसका मतलब V = E की वैल्यू रख दीजिए 1/2πε0 λ/R × ये आ जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा। यदि मान लीजिए सपोज ये चार्ज शीट है, यहाँ इंटेंसिटी आपको पता थी, ये चार्ज शीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था आपका σ/2 × ε0। इस पॉइंट का यहाँ का शीट से डिस्टेंस R है। अब इसी पॉइंट पर V बोला जाए तो V = आप लोगों E × R। E की वैल्यू आपको पता है, तो V = σ/2 × ε0 × R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे जो डिस्कस करना है मेन, ये मैंने बताया आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at R distance from line charge. So this is intensity of electric field and this is electric potential. Intensity of electric field and electric potential at R distance from charge sheet. This is the intensity of electric field and this is electric potential. पर मान लीजिए बच्चों कोई स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कंप्लीट मेटल स्फीयर, और फिर आप चार्ज दे रहे हो, तो आपको मालूम है चार्ज कभी भी इनसाइड में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? सरफेस पर।
अब सेंटर से आर डिस्टेंस पर यदि मैं पूछूं इस कंडक्टर का रेडियस आर है और यदि मैं बोलूं आपसे इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब एक पॉइंट P1, एक पॉइंट P2 और एक पॉइंट P3, तो P1 पर बोल रहा हूं at P1 that is the small r is greater than capital R, क्योंकि what is small r? Distance of a point P from center, और मैंने बोला at P1, तो P1 आपको आउटसाइड में दिख रहा है। अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो डेफिनेटली बच्चों अपन ने डिराइव किया है, गॉस लॉ में देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर, और पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r। लेकिन यदि यही चीज मैं बोलूं आपसे सरफेस पर एट P2, P2 का मतलब हो गया दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि हम लोग स्मॉल r क्या लेते हैं? पॉइंट P का डिस्टेंस, और ये पॉइंट P सरफेस पर है, इसका मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब पूछो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपका आंसर होना चाहिए E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर, और पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r। लेकिन अंदर एट P3 इनसाइड में, इनसाइड का मतलब हो गया स्मॉल r इट इज लेस देन कैपिटल R, तो इंटेंसिटी यदि मैं पूछूंगा E3 तो आप बोलोगे 0। गॉस थ्योरम में देखा है आपने, क्योंकि इनसाइड में चार्ज 0 होता है, इंटेंसिटी 0 होती है, लेकिन इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा। इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर, मतलब इनसाइड में V3 इज इक्वल टू V2 होगा, मतलब कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ऐसा क्यों होता है कि इनसाइड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस पर। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि यदि हम एक पॉइंट यहां ले लें और एक पॉइंट यहां ले लें, इसको 1 बोल दें, 2 ले लें, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोले dV, तो इनसाइड में इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगा dV बाय dr बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब E 0 है, dV बाय dr, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dV इज इक्वल टू 0। dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? सरफेस पर और इनसाइड का। सरफेस पर आपने बोला था शायद V2 और इनसाइड का आप बोल रहे हो V3, तो इसका मतलब dV मतलब हो जाएगा V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0, मतलब V2 इज इक्वल टू V3। इसलिए बच्चों इनसाइड में भले ही इंटेंसिटी 0 होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता, जितना सरफेस पर हो सेम पोटेंशियल जो है वो इनसाइड में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जितनी थ्योरी डिस्कस करनी चाहिए थी वो सफिशिएंट हो गई है।
अब अपने को इसके न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, फिर कैपेसिटर करना चाहिए।